छात्रों, आज ये हमारा यूनिट 3 का 5वां वीडियो लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा की थी। पहले हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा की थी। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CV से डिनोट किया जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, एक CV और एक CP। CV का मतलब हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और CP का मतलब हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। पर अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो ये पाते हैं कि CV इज मोर यूजफुल देन CP, क्योंकि जब हम CV कैलकुलेट करते हैं तो हम डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और जब हम CP कैलकुलेट करते हैं तो हमें वर्क डन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए CV ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा उसी का यूज किया जाता है। फिर हम लोगों ने डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ देखा था, जिसके अनुसार कोई भी सॉलिड हो और किसी भी टेम्परेचर पर उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है Cp इज इक्वल टू 3R। मतलब वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और वो हर एक सॉलिड के लिए एक ही जैसा होगा, 3R होगा। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखते हैं, जो ग्राफ एक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, तो उस ग्राफ से ये पता चलता है कि एट लार्ज टेम्परेचर और एट हायर टेम्परेचर CV इज इक्वल टू 3R, बट जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वो कम होता है या टुवर्ड्स जीरो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल डिके होता है और T इज इक्वल टू 0 पे वो 0 हो जाता है, CV की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ वैलिड है तब तक जब तक कि हम रूम टेम्परेचर की बात करें या रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें, मतलब कि लार्ज टेम्परेचर की बात करें, तो क्लासिकल व्यू है। लेकिन जब हम लो टेम्परेचर पे आते हैं तो वो वैलिड नहीं है। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ मीन CV इज इक्वल टू 3R, ये वैलिड नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने थ्योरी दी, जिसे हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद डिबाई मॉडल भी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर आधारित है। तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल यह चर्चा करेंगे कि आइंस्टीन ने अपने मॉडल में किस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया है और उसका क्या वैल्यू आती है। फिर उसे हम हाई टेम्परेचर रेंज में देखेंगे और उसे हम लो टेम्परेचर रेंज में भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को पता है कि हर एक एटम लैटिस में वाइब्रेट कर रहा है और उसका वाइब्रेशन लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्योंकि वो स्प्रिंग की तरह है और स्प्रिंग का जो मोशन है वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन है। तो हर एक एटम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहा है। आइंस्टीन ने अपने मॉडल में ये एज्यूम किया कि हर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मतलब हर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है। हर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इक्वल है और वो जो इक्वल फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए कि ओमेगा है। तो जो En होगा, मतलब कि एनर्जी लेवल डायग्राम से जो एनर्जी लेवल में En है, n इज द क्वांटम नंबर, तो वो होगा हाफ प्लस n h कट ओमेगा। n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी हाफ h कट ओमेगा आती है, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो अब अगर हमें देखना हो कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी En, मतलब कि अलग अलग ऑसिलेटर की अलग अलग एनर्जी होगी। किसी ऑसिलेटर में E1 एनर्जी होगी, n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग E1 एनर्जी होगी, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग E2 एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। तो अगर किसी ऑसिलेटर की एनर्जी En है, तो ऐसे कितने ऑसिलेटर होंगे जिनकी एनर्जी En होगी, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। और इसे हम अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फंक्शन हम इसे लिखेंगे। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये ऑलरेडी डिराइव्ड है कि number of the oscillators having energy En is written as Nn is equal to n naught e to the power minus En by kt। मतलब कि
एन नॉट नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की एनर्जी En है, तो उसके बीच में रिलेशन ये है कि Nn इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस En बाई kt। और यहाँ पे एन नॉट क्या है, एन नॉट मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एन नॉट है। अब यहाँ पे देखिए En इज इक्वल टू हाफ प्लस एन एच कट ओमेगा था, लेकिन यहाँ पे En की वैल्यू सीधे सीधे एन एच कट ओमेगा लिखा गया है, तो अलग अलग बुक में आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पाएंगे। जो ये एन नॉट है वो एक तरह से जो हाफ एच कट ओमेगा है वो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि एन इंडिपेंडेंट है, इसलिए एन नॉट में ही वो हाफ एच कट ओमेगा जो टर्म है वो एन नॉट में ही एक तरह से इंक्लूडेड टर्म हुआ। तो हम ऐसा लिखेंगे एन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस एन एच कट ओमेगा बाई के टी। यहाँ पे हाफ को नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि हाफ ऑलरेडी एन नॉट में इंक्लूडेड है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ द ऑसिलेटर्स हैविंग द एनर्जी एन। तो इससे अब हम एवरेज एनर्जी लिख सकते हैं। एवरेज एनर्जी क्या होगी, एवरेज एनर्जी मीन्स कि द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब कि मान लीजिए n1 नंबर की एनर्जी E1 है, n2 नंबर की एनर्जी E2 है, फिर n3 नंबर की एनर्जी E3 है। तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दिस विल बी n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3। इससे हमें टोटल एनर्जी निकल जाएगी और फिर एवरेज निकालने के लिए उस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ द ऑसिलेटर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि E bar means the average energy is equal to summation over n is equal to 0 to infinity n n En. Nn means the number of oscillators having the energy En and then it is multiplied by the energy En. तो इस तरह के जितने भी टर्म्स होंगे, ये जो न्यूमरेटर है वो देगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑसिलेटर। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ द ऑसिलेटर मीन समेशन ओवर n is equal to 0 to infinity nn। इसको हम इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे बल्कि समेशन लिखेंगे क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे समेशन होगा। तो ये एवरेज एनर्जी है। अब इस एवरेज एनर्जी में ये वाला टर्म था ई बार इज इक्वल टू, ई बार मीन्स की एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 to infinity एन एन ई एन and then divided by total number of the oscillator which is equal to summation over n is equal to 0 to infinity nn। अब इसमें हम nn की वैल्यू रख देंगे, nn की वैल्यू जो पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था n नॉट ई टू द पावर माइनस nh कट ओमेगा बाई kt। हमने वैल्यू लिखी थी n नॉट ई टू द पावर माइनस en बाई kt और en की वैल्यू होगी माइनस nh कट ओमेगा बाई kt एंड देन En, और En की वैल्यू क्या है वो NH कट ओमेगा रहेगा एंड देन डिवाइडेड बाय n नॉट की फिर से वही वाली वैल्यू Nn की वही वाली वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर में NH कट ओमेगा से भी मल्टीप्लाइड है बल्कि लेकिन डिनोमिनेटर में केवल एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। अभी जो n नॉट है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये n इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम समेशन के बाहर ले जा सकते हैं और समेशन के बाहर ले जाने पे ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो h कट ओमेगा है ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी n इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको भी हम समेशन से बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे h कट ओमेगा आ गया, ये n नॉट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा e टू द पावर माइनस nh कट ओमेगा बाई kt इंटू n। और वैसे डिनोमिनेटर में भी समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस nh कट ओमेगा डिवाइडेड बाय kt। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है माइनस h कट ओमेगा बाई kt, इस टर्म को x लेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम माइनस h कट ओमेगा बाई kt को x लिख दें तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा वैसे ही रहेगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन, ये n यहाँ आ जाएगा और e टू द पावर nx, क्योंकि ये वाला पूरा n के अलावा जितना फैक्टर है इंक्लूडिंग माइनस उसको हमने x मान लिया, तो ये e टू द पावर nx हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर nx होगा। अब इसको अगर हम ओपन कर दें मतलब
यहाँ पे समेशन को, ये यहाँ पे समेशन अब नहीं लिखा होना चाहिए था क्योंकि हमने समेशन को यहाँ पे ओपन किया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ से समेशन की साइन हट जाएगी क्योंकि ये समेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, इसको हमने समेशन लेने के बाद इसको हमने लिखा है ये टर्म, इसलिए यहाँ पे समेशन की साइन हट जाएगी। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये n इज इक्वल टू 0 टर्म रखेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, फिर दूसरे में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर 2x एंड सो ऑन इस तरह आएगा। और डिनोमिनेटर में भी ये पहला टर्म 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 आएगा, दूसरे टर्म में 1 रखेंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x एंड सो ऑन। थोड़ा सा ये यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, ये समेशन साइन यहाँ नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमने समेशन करके ही ये टर्म्स लिखे हुए हैं, मतलब समेशन को ऑपरेट कराया है, तो ये समेशन टर्म्स आप यहाँ से काट दीजिएगा। अब फिर इसमें आगे लिखें तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं कि h कट ओमेगा, और ये जो टर्म है ये इस तरह का टर्म है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर nx। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, मतलब कंबाइंड कर दें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो देखिए यही टर्म आ जाएगा क्योंकि लॉग ऑफ इतना है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन e टू द समेशन ओवर e टू द पावर nx आएगा जो ये लिखा हुआ है, और फिर डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर समेशन ओवर e टू द पावर nx, तो ये होगा समेशन ओवर e टू द पावर nx, और जब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेंगे तो एक n बाहर भी आएगा तो इसलिए ये n यहाँ पे आ गया। तो इस पूरे को अगर हम इस टर्म को ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, यहाँ से ही हम केवल इस टर्म तक पहुंच सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिंप्लीफाई करके इस तरह का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्दर इसको h का ओमेगा वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स भी वैसे ही है, लॉग समेशन ओवर e टू द पावर nx। अब इसमें हमने समेशन को ऑपरेट किया है तो h का ओमेगा डी डी एक्स लॉग, अगर समेशन को ऑपरेट कर दें इस पे तो पहले टर्म में e टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 आएगा, फिर e टू द पावर x आएगा, e टू द पावर 2x आएगा एंड सो ऑन। अब ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज है क्योंकि n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज का जो समेशन होता है वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 ही है तो 1 माइनस, इसलिए ये 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x आ जाएगा यहाँ पे। अब एवरेज एनर्जी E बार इज इक्वल टू h का ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ द लॉग 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x। तो अब हमें इस फैक्टर का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर x टू द पावर माइनस 1 लॉग ऑफ 1 माइनस e टू द पावर x टू द पावर माइनस 1, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लिखें। तो जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी लॉग फंक्शन का तो सबसे पहले जैसे लॉग x है तो 1 अपॉन x लिखते हैं, तो जब 1 अपॉन लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x, तो ये वाला जो फैक्टर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि ये दो बार 1 अपॉन हो जाएगा, तो इसलिए ये एक फैक्टर यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। और फिर इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विथ नेगेटिव साइन ये 1 माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर x टू द पावर माइनस 1 है उसको अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो उस तरह ये वाला फैक्टर आएगा। और फिर इसका दोबारा से लेंगे तो माइनस e टू द पावर x आएगा, तो एक बार माइनस यहाँ से आएगा और दूसरा माइनस तब आएगा जब यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो इसलिए दो बार माइनस आने से वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली ये 1 माइनस e टू द पावर x से कैंसिल होके यहाँ पे केवल डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर बचेगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा तो केवल एक फैक्टर बचेगा और ऊपर e टू द पावर x रह जाएगा। तो इस e टू द पावर x से अगर हम डिनोमिनेटर को में लाके डिवाइड कर दें तो ये जो 1 है वो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली माइनस 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू h का ओमेगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x माइनस 1।
ये एवरेज एनर्जी हुआ, एक इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। अब हमें निकालना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो ये जो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, मतलब टोटल ऑसिलेटर कितने होंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और एन, चूंकि मोलर निकाल रहे हैं तो 1 मोल है, 1 मोल में एन एवोगैड्रो नंबर के बराबर ऑसिलेटर होंगे। तो ये जो भी एनर्जी है वो 3n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम और n हो गया 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी n के बराबर ऑसिलेटर होंगे। तो इसलिए टोटल जो है ऑसिलेटर 3n हुए। तो 3n ऑसिलेटर मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज एनर्जी फॉर 1 ऑसिलेटर, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और Cv इज इक्वल टू होता है du बाई dt। तो u की जगह यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है, तो de बाई dt हो गया एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी कितनी हो गई, अब यहाँ पे 3nh का ओमेगा, 3n से मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम यहाँ पे Cv निकाल रहे हैं, d dt। और वो वही वाला फैक्टर जो ये फैक्टर है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन e टू द पावर h का ओमेगा बाई kt माइनस 1 आ जाएगा। x को हम लोगों ने माना था माइनस h का ओमेगा बाई kt, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होके इतना आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो पहले डिफ्रेंशिएशन में ये विथ अ नेगेटिव साइन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x टू द पावर माइनस 1 है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो उस तरह से एक माइनस साइन आएगा और ये वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस टर्म को जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो e टू द पावर h का ओमेगा बाई kt आएगा। फिर h का ओमेगा बाई kt को करेंगे तो फिर माइनस h का ओमेगा बाई kt स्क्वायर आएगा। एक माइनस यहाँ पे आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, वो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। और ये जो टोटल हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पे एक k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं 3nk, और इस h का ओमेगा को इस h का ओमेगा के साथ ले जाएंगे, ये भी k स्क्वायर हो जाएगा। तो h का ओमेगा बाई kt होल स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा, ये वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3nk आ जाएगा। तो ये मास्टर इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मॉडल फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आइंस्टीन थ्योरी को अगर हम फॉलो करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ये आएगी, Cv is equal to 3nk e to the power h का ओमेगा by kt, then h का ओमेगा by kt whole square, and within bracket e to the power h का ओमेगा by kt minus 1 whole square। तो ये Cv के वैल्यू है। अब हमें मास्टर इक्वेशन से हमें Cv की वैल्यू पता चल गई। अब उस Cv की वैल्यू को हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब एक लिमिटेड वैल्यू, एक लिमिट में, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब क्लासिकल लिमिट में वैल्यू Cv की क्या होती है और लोअर टेम्परेचर पे Cv की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमने एवरेज एनर्जी की वैल्यू भी लिख दी है और ये Cv की वैल्यू है। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो इस इक्वेशन में ही देखें, अगर टेम्परेचर हायर है इसका मतलब कि टेम्परेचर लार्ज है, तो ये वाला फैक्टर स्मॉल होगा, ये वाला फैक्टर स्मॉल होगा। अगर स्मॉल होगा तो अगर e टू द पावर x है जिसमें x की वैल्यू स्मॉल है, तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह के टर्म्स आते हैं। क्योंकि x की वैल्यू स्मॉल है तो इसलिए उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को कैंसिल करके केवल 1 प्लस एक्स तक ही रिटेन करेंगे। तो इसको अगर हम t लार्ज है तो ये फैक्टर स्मॉल होगा, ये फैक्टर स्मॉल है तो हम इस एक्सपोनेंशियल टर्म को लिखेंगे 1 प्लस h का ओमेगा बाई kt माइनस 1। और उसमें और भी टर्म्स होंगे जो h का ओमेगा बाई kt होल स्क्वायर प्लस h का ओमेगा बाई kt होल क्यूब, इस तरह के भी टर्म होंगे, लेकिन उन सारे टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। उन टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा 1 प्लस h का ओमेगा बाई kt और माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें केवल मिलेगा h का ओमेगा बाई kt।
तो डिनोमिनेटर में केवल h का ओमेगा बाई के टी होगा और वो स्क्वायर भी है, तो h का ओमेगा बाई के टी होल स्क्वायर होगा। यहाँ भी h का ओमेगा बाई के टी होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इन द लिमिटिंग रेंज मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लार्ज, तो ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे केवल बचेगा e टू द पावर h का ओमेगा बाई के टी। और चूंकि t लार्ज है तो इसकी वैल्यू स्मॉल होगी, तो इसको मान लीजिए e टू द पावर 0 जैसा, मतलब 1 हो जाएगा। अगर t बहुत लार्ज है तो ये एक तरह से 0 जैसा हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 मतलब ये 1 के करस्पॉन्डिंग होगा। और फिर हमें केवल मिलेगा cv इज इक्वल टू 3nk। तो cv की वैल्यू 3nk का मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 3r। तो जो आइंस्टीन मॉडल है, जब अगर हम हायर टेम्परेचर रेंज में जाते हैं, देन इट विल मर्ज विद द डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या कहता है कि Cv इज इक्वल टू 3r। तो वो हायर टेम्परेचर के लिए आइंस्टीन मॉडल डुलोंग एंड पेटिट लॉ को ही फॉलो करता है, मतलब उसी में मर्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोअर टेम्परेचर में जाए तो क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सीवी के लिए, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यही है कि अगर हम हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो सीवी की वैल्यू 3r हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोअर टेम्परेचर पे आएंगे तो सीवी की वैल्यू 3r नहीं होगी, बल्कि सीवी की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगती है। तो वो कैसे डिक्रीज होती है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोबारा। अब हम एट लोअर टेम्परेचर इसको डिस्कस करेंगे, सेम इक्वेशन को। तो अगर लोअर टेम्परेचर है, मतलब टी की वैल्यू स्मॉल है, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। अगर टी की वैल्यू स्मॉल है तो ये फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म ज्यादा होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म ज्यादा होगा तो हम -1 को उससे निग्लेक्ट कर देंगे और हमें केवल एक्सपोनेंशियल टर्म ही यहाँ पे रह जाएगा। और एक एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ भी है, तो यहाँ पे नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे ये सिंगल है, तो इसलिए ये एक कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में केवल e टू द पावर h का ओमेगा बाई के टी रह जाएगा। उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो 3nk e टू द पावर माइनस h का ओमेगा बाई के टी, और ये वाला फैक्टर रहेगा h का ओमेगा बाई के टी होल स्क्वायर। इतने फैक्टर रहेंगे। अब जब हम t की वैल्यू स्मॉल है तो ये वाला टर्म ज्यादा इफेक्टिव होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म करस्पॉन्डिंग टू इस वाले टर्म के लिए। इसलिए जो डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता जाता है, और फिर t इज इक्वल टू 0 पे cv की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम आइंस्टीन मॉडल को फॉलो करते हुए क्लासिकल लिमिट तक भी पहुंच जाते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ही लार्ज होगा तो आइंस्टीन मॉडल क्लासिकल मॉडल में तब्दील हो जाएगा, मतलब उसी की जैसा ही हो जाएगा। डुलोंग एंड पेटिट लॉ जो है वो क्लासिकल मॉडल को शो करता है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा या जैसे जैसे हम लो टेम्परेचर रीजन में जाएंगे, सीवी की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिके होती है। उस चीज को आइंस्टीन मॉडल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आइंस्टीन मॉडल के बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जब हम डीबाई मॉडल पे जाएंगे, क्योंकि ये उस आइंस्टीन मॉडल एक्सपोनेंशियल डिके को तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो टी क्यूब लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। टी क्यूब लॉ मतलब कि एट लो टेम्परेचर सीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये चीज हम यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर दूसरा मॉडल है, डिबाई मॉडल है। और जब डिबाई मॉडल में जाएंगे तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आइंस्टीन ने हर एक ऑसिलेटर के लिए सेम फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया विच इज ओमेगा। लेकिन डिबाई मॉडल में हर एक ऑसिलेटर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी एज्यूम की गई है, और इसलिए वहां पे हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना पड़ता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये भी वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी सी सिंपल थी, क्योंकि हमने हर एक ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा माना है आइंस्टीन मॉडल में। लेकिन नेक्स्ट जो डिबाई मॉडल होगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी वैरी करती है, इसलिए वहां पे एक फ्रीक्वेंसी फंक्शन चाहता है। तो वो फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज, और फिर उसका यूज करेंगे डिबाई मॉडल में। तो आज का लेक्चर जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर आधारित था,
पे समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।